क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो इस पार्ट में मैं पढ़ाऊंगी चार्जेस के बारे में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के बारे में। तो पूरा डिटेल में जानेंगे कि चार्ज क्या होते हैं, कैसे चार्जेस को हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे जो है चार्ज का क्वांटाइजेशन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे कोई चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती है, उन सब का पैटर्न यहाँ पे देखने वाले हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। देखो जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो है फिजिक्स की ब्रांच दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि कोई चार्ज है मेरा क्यू और ये स्टेशनरी रखा हुआ है कि इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ये मूव नहीं कर रहा है, इट इज एट रेस्ट। या तो ये रेस्ट पे है या मैं कह सकती हूँ इट इज मोशनलेस। तो इसको हम कहेंगे कि स्टेशनरी चार्ज है। और अगर मैं इसकी स्टडी कर रही हूँ, उसके बारे में सब कुछ जान रही हूँ कि चार्ज कैसे क्रिएट हुआ, अपने चारों ओर क्या क्रिएट कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो सब कुछ देखेंगे। कैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो भी है, जो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं वो सब कुछ स्टडी करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है, अब आता है भाई इलेक्ट्रिक चार्ज होता ही क्या है, क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे बनता है, तो इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। Charge is an intrinsic property associated with a particle due to which it is able to produce as well as experience the electric and magnetic effect। देखो, जैसे कोई भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है मास, सब कुछ हर कोई जानता है मास क्या होता है ना। जैसे मास एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, सेम इन द वे चार्ज भी एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। मास की वजह से कोई पार्टिकल फील करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी पार्टिकल के पास मास है, ये तो हम पढ़ चुके हैं 11th में चैप्टर 8 में, कि अगर किसी पार्टिकल के पास मास है तो वो दूसरे मास वाले पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चार्ज भी एक पार्टिकल की इंट्रिंसिक ही प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है और मैग्नेटिक फोर्स फील करता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, सब कुछ आगे पढ़ेंगे, पहले चार्ज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब चार्ज क्या होता है, अब इसको ये तो पढ़ लिया क्या है, प्रॉपर्टी है एक पार्टिकल की, लेकिन क्या चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं? देखो चार्ज ये आता कैसे है, क्रिएट कैसे होता है, वो यहाँ देखते हैं पहले। देखो कोई भी एटम है तो उसमें ये वाला सीन आपको देखने को मिलता है, यानी कि हर एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि एवरी एटम न्यूट्रल होता है आपको, है ना। जैसे कि ये एटम यहाँ पे दिखाया गया है, जूम कर लेती हूँ मैं आप थोड़ा से। हाँ, तो ये जो एटम है यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और 3 इसके अंदर प्रोटॉन है। तो इसमें लिखूंगी तो +3 और -3, और अल्टीमेटली इस पे नेट चार्ज 0 है। तो हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर मैं इस एटम में से एक आध इलेक्ट्रॉन खींच लूं, विदड्रॉ कर लूं, देखो मैं यहाँ पे खींच के बता देती हूँ, मान लो मैंने यहाँ से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर खींच लिया, तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे -2, और 3 प्रोटॉन इसके पास है, तो इसके पास आ गया +1 चार्ज आ गया इसके पास। लेकिन अगर मैंने तो यहाँ पे अभी चार्ज इसके पास से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूं, मैं खींच नहीं रही यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन, मैंने इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैंने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन घूमना, ये ध्यान रखो, है ना, एटम को तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे जो इसको मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास 3 प्रोटॉन है ही, तो नेगेटिव में 4 प्लस में 3, तो इसके पास -1 का वो आ गया, -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके ऊपर आ गया। तो एक चीज समझ में आ गई कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज क्रिएट हो रहा है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी चार्ज क्रिएट हो रहा है, वो या तो इलेक्ट्रॉन देने से हो रहा है या इलेक्ट्रॉन लेने से हो रहा है। मैंने अगर पार्टिकल किसी भी पार्टिकल में से, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन ले लिए, जैसे कि यहाँ दिखाया गया कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने यहाँ से ले लिया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और उसी इलेक्ट्रॉन की कमी को हम दर्शाते हैं चार्ज के थ्रू। हम कहते हैं कि इस पे पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, बहुतायत हो जाएगी, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और प्रोटॉन की इसके ऊपर कमी है। बट क्या रियल में प्रोटॉन की कमी है? प्रोटॉन तो हमने कम नहीं किए, हमने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए।
तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिकल को दे करके, इलेक्ट्रॉन ले करके हम जो है किसी भी एटम पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके या इलेक्ट्रॉन ले करके। ठीक है, या तो मैं इस इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर दूं या एक और एक्स्ट्रा, एक ले लूं, दो ले लूं, कितनी भी इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं। तो चार्ज क्रिएट करने का तरीका तुमको समझ में आ गया। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका है जो हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम प्रोटॉन भी दे सकते हैं कि मैंने एक प्रोटॉन किसी को दे दिया तो अब इसके +2 प्रोटॉन बच गए, -3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो -1 का चार्ज आ गया, फिर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा ले लिया मैंने। तो हम प्रोटॉन से ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप इसको गौर से देखोगे एटम को, तो आप देखोगे वही देखो प्रोटॉन कितनी टाइटली यहाँ पे बंधे हुए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री है इस तरह से। इलेक्ट्रॉन खींचना ज्यादा आसान होगा या प्रोटॉन को खींचना? तो प्रोटॉन को खींचना काफी मुश्किल होता है, इसलिए हम ट्रांसफर प्रोटॉन से हमको ये नहीं चार्ज क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया चार्ज हमारे दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। ठीक है, चार्ज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी कमी ही पॉजिटिव चार्ज कहलाती है। एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब है क्या? इलेक्ट्रॉन की बहुतायत है। यस, अब आते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज की कौन कौन सी यूनिट्स हमारे पास देखने को मिलती है? जैसे कि हम मास की यूनिट हमको बता देती हूँ यहाँ पे मैं। जैसे मास होता है हमारा, उसकी यूनिट होती है किलोग्राम। ऐसे ही चार्ज को किसमें मेजर करते हैं? चार्ज को, तो चार्ज को मेजर किया जाता है बहुत सारी यूनिट्स में। तो उसमें से ऐसा यूनिट जो है हमारी, मैं ऐसा यूनिट लिख देती हूँ यहाँ पे। हम्म चार्ज की ऐसा यूनिट होती है COULOMB, कूलाम इसको कहते हैं, कूलाम। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, कूलाम साइंटिस्ट से। तो ऐसा यूनिट चार्ज की होती है कूलाम। इसके अलावा इसकी सीजीएस यूनिट देखें, चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है ESU, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या फिर इसी को एक और नाम दे देते हैं, वो है फ्रैंकलिन। ठीक है, तो सेकंड यूनिट है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसी को कह देते हैं फ्रैंकलिन। इसके अलावा चार्ज की एक और यूनिट होती है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक और यूनिट है, वो है हमारी हाँ, EMU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो अगली ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक और यूनिट होती है, वो होती है फैराडे। अब एक बार आप यूनिट का कन्वर्जन देख लीजिए कि भाई एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में कितने कूलाम होते हैं, एक ESU में कितने कूलाम होती है, क्योंकि हमको जो जितनी भी मेजरमेंट करनी होती है वो ऐसा यूनिट में करनी होती है। अगर क्वेश्चन में कहीं आपको सीजीएस यूनिट में दे दिया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में दे दिया या फैराडे में दे दिया, तो हमको कूलाम में पहले कन्वर्ट करना है, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे देखो। अ, हम्म तो कूलाम तो है ही। अब ESU की बात करते हैं, तो एक कूलाम में हमारे साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे। हम्म हमारे पास एक कूलाम में होते हैं 3 × 10⁻⁹ 9 फ्रैंकलिन, या ESU कुछ भी बोल लीजिए। मतलब एक कूलाम है ना, कितना बड़ा चार्ज है, एक कूलाम में 3 × 10⁻⁹ फ्रैंकलिन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखूं मतलब, और फिर मतलब एक फ्रैंकलिन में कितने कूलाम हो गए हमारे पास, ये भी ध्यान रखना है। तो एक फ्रैंकलिन में होते हैं 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम देखने को मिलते हैं एक फ्रैंकलिन में। एक सेकंड यूनिट थी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में 10 कूलाम होते हैं। अगला है एक फैराडे। तो एक फैराडे में हमारे पास 96,500 कूलाम होते हैं। तो प्लीज यूनिट का कन्वर्जन याद रखना। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, एक कूलाम में 3 × 10⁻⁹ यानी कि 3 × 10⁻⁹ फ्रैंकलिन, या फिर फ्रैंकलिन ESU भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ESU। एक फ्रैंकलिन में 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम, मतलब काफी छोटी यूनिट है ये फ्रैंकलिन। एक EMU में 10 कूलाम होते हैं, एक फैराडे में 96,500 96,500 कूलाम देखने को मिलते हैं। और एक और चीज ध्यान रखनी है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है चार्ज की? तो स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की हमारे पास फ्रैंकलिन। तो लिख देती हूँ यहाँ पे
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये होती है हमारी फ्रैंकलिन, या फिर हम इसको ESU भी कह सकते हैं। एंड लार्जेस्ट यूनिट है चार्ज की फैराडे, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये होती है फैराडे। तो आई थिंक चार्ज की यूनिट समझ में आ गई कि स्मॉलेस्ट कौन सी है, बिगेस्ट कौन सी है, कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद आती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। अब आती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी आती है, दैट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? देखो क्वांटिटीज फिजिक्स में दो टाइप की होती है, मैं लिख देती हूँ साइड में। क्वांटिटी जो जितनी भी होती है फिजिक्स में वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है वेक्टर क्वांटिटीज एंड सेकंड होती है स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में डायरेक्शन भी चाहिए, यानी कि परिमाण के साथ दिशा भी चाहिए होती है। कैसे? जैसे कि फोर्स है, अगर मैंने कहा कि भाई एक पर्सन है जिसके ऊपर 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दो फोर्सेस लग रही हैं, तो उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो आप नहीं बता सकते नेट कितना है जब तक मैं आपको डायरेक्शन नहीं बताऊं। अब हो सकता है ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर हो सकता है 5 न्यूटन ऐसे लग रहा हो, दूसरा 5 न्यूटन ऐसे लग रहा हो, पहली कंडीशन। या ये भी तो हो सकता है ना कि 5 न्यूटन, एक 5 न्यूटन ऐसे हो फोर्स और एक 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पे तो नेट फोर्स 10 न्यूटन हो जाएगा, डबल खींचेगा इधर की ओर, बट यहाँ पे तो पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए तो उनको हम वेक्टर बोल देते हैं, और जिनको डिफाइन करने के लिए कोई कोई डायरेक्शन हमको नहीं चाहिए उनको बोल देते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। तो इन द सेम वे जो चार्ज है वो भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए कि +5 कूलम इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है, देयर इज नो नेसेसिटी फॉर द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद आती है क्या, सेकंड, ये लाइक पॉइंट चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी है। अब ये मत होना ऐसा क्यों होता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक देखो चार्ज मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अगर मेरे पास सेम चार्ज है, ये है पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, या मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव आ गया, तो एक दूसरे को ये धकियाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को ऐसे धक्का देगा, जा तू यहाँ से, ये पॉजिटिव वाला जो है इस वाले को फिर ऐसे धक्का देगा, तू भी जा यहाँ से, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं एक दूसरे को। सेम नेगेटिव नेगेटिव भी सेम यही करेंगे, ये वाला नेगेटिव इसको भगाएगा, ये वाला नेगेटिव इसको भगाएगा, तो दोनों एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं ये नहीं पूछना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, इनको समझना ही होता है हमको बस, ठीक है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, भाई अपोजिट है तो अट्रैक्शन तो होता ही है, ये तो हम सब जानते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में ये जो पॉजिटिव वाला है नेगेटिव को अपनी ओर खींच रहा है, इस तरह से आ जा भाई, और ये जो नेगेटिव वाला है पॉजिटिव को अपनी ओर खींच रहा है, तो जो एक खींच रहे हैं अपनी ओर। इतना समझ में आ गया। अब चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है, चार्ज को आप एक चार्ज को यहां से लेके वहां तक ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अगली आती है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये इंपॉर्टेंस को समझाऊंगी मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है, देखो मैंने बताया था चार्ज कैसे क्रिएट होता है। चार्ज क्रिएट करने के दो तरीके थे, या तो आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे दीजिए या उससे इलेक्ट्रॉन लूज कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एटम बना देती हूँ, ये है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो दो ही प्रोटॉन होंगे इसके पास। इतना तो पता है, हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन उसके पास प्रेजेंट होते हैं। अगर देखिए, या तो मैं इस एटम से मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ मैं इस एटम से, अब या तो हो सकता है मैं इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, या हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन ले लूं, या फिर मान लो तीन होते तो मैं हो सकता है तीन ले लूं। तो इलेक्ट्रॉन जब मैं लूंगी, इस पर चार्ज क्रिएट करना है मुझे, तो मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करके इस पे चार्ज क्रिएट करना चाहती हूँ। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसके ऊपर चार्ज कितना क्रिएट हो गया, +1 कूलम चार्ज।
इलेक्ट्रॉन की इसके ऊपर कमी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने दो निकाल लिए तो जितना दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, तीन निकाल लिए उतना आ जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लूं? नहीं, आधे इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती नहीं है, या तो मैं एक निकालूंगी या दो निकालूंगी या तीन, मतलब कोई ना कोई इंटीजर में निकालूंगी इलेक्ट्रॉन, 10 12 13 14 15 20, कोई ना कोई फिक्स इंटीजर होगा। ऐसा नहीं कि 12.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 3.5 निकाल लिए, पौन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज का मतलब समझे, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के कुछ ना कुछ मल्टीपल में होगा। मतलब या तो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे या तो वन इलेक्ट्रॉन निकालोगे, चार्ज उस पर क्रिएट होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर उस पर क्रिएट होगा चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज क्रिएट होगा, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर क्रिएट होगा, चार के बराबर क्रिएट होगा, क्योंकि आप निकाल भी तो उतने ही इलेक्ट्रॉन रहे हो, आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज तो कभी क्रिएट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसमें ध्यान रखना है कि आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। ये ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कितना कम है, -19 कूलम। तो एक कूलम कितना बड़ा होगा, एक कूलम बहुत बड़ा होता है। एक कूलम हल्का मोटा चार्ज नहीं, एक कूलम बोल रहे हैं, नहीं, बहुत बड़ा चार्ज है। और ये देख लो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, तो या तो आपको किसी पार्टिकल पे इतना चार्ज मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, या फिर दो इलेक्ट्रॉन के बराबर कितना होगा, दो का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में, या तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर मिलेगा, या चार के बराबर मिलेगा। अगर आपको एग्जाम में ये दे दिया कि चार्ज जो है उसके ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर, वो है 3.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इतना तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ये है 3.5 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हम मना कर दें कि भाई ये चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता दुनिया में, क्योंकि चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है। ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है। और इसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं कि चार्ज हमेशा, जो चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके n मल्टीपल में होगा। और यहाँ पे जो n है, n या तो 1 हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, इंटीजर। ठीक है, तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इतनी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो आती है चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। यानी कि अब एक चीज तो मैंने आपको बता दी थी, मैटर। मैटर की डेफिनेशन तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं। मैटर किसे कहते हैं, कोई ऐसी चीज जिसके पास उसका मास हो, द्रव्यमान हो, और वो कोई ना कोई स्पेस घेरती हो, जगह घेरती हो, तो उसको हम मैटर बोलते हैं। तो हर मैटर के पास मास होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन क्या हर मैटर के पास चार्ज होगा, ये जरूरी है? नहीं। भाई मेरे पास हाथ में ये पेन है, क्या इस पे चार्ज है कोई? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। देखो ये कोई नोटबुक है, इस पे चार्ज है कोई? नहीं है। तो चार्ज होना ना होना कोई जरूरी बात नहीं है, चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन किसी पार्टिकल पे मास होना कंपलसरी है भाई। बिना मास के आप किसी को मैटर बोल ही नहीं सकते। जैसे कि लाइट है, लाइट को मैटर बोलते नहीं बोलते, क्योंकि लाइट के पास कोई मास नहीं होता। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कोई मास नहीं होता, इसलिए उसको मैटर नहीं बोलते। तो इसलिए, और इसीलिए जो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता। उन पे चार्ज होता अगर उनके पास मास होता। तो अगर किसी पार्टिकल पर मास है तो जरूरी नहीं चार्ज है, लेकिन चार्ज है तो जरूरी है कि उसमें मास होगा ही होगा। भाई हर चीज के पास मास है, मास तो यूनिवर्सल है, लेकिन चार्ज यूनिवर्सल नहीं है। चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आती है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब जितना चार्ज है उतना ही रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे? इसका मतलब क्या है, यानी कि आपके उसको सिस्टम दे रखा है, कोई सिस्टम है, मैंने यहाँ बना ली हूँ, यहाँ पे ये कोई सिस्टम है, इसमें +5 कूलम का चार्ज है। काफी ज्यादा होता है बट मान लिया मैंने +5 कूलम चार्ज है। अब आप इस चार्ज को जो है कम नहीं कर सकते ना, इसको बढ़ा सकते हो चार्ज को कैसे भी करके, नहीं कर सकते। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो कि ये जो +5 कूलम है
इसको ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ट्रांसफर कर दो, या आप यहाँ पे इसको +7 कर दो, +7 करोगे तो -2 करना पड़ेगा आपको। मतलब चार्ज कंजर्व रहता है, कंजर्व का मतलब चार्ज कंजर्व रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो कंजर्व नहीं रहते, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। अगला आता है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है ये भी बताती हूँ। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनवेरिएंट का मतलब यहाँ लिख देती हूँ मैं, इनका मतलब है इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ये वेरी नहीं करता। मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था पोजीशन पढ़ा था, मास पढ़ा था, मास भी वेरी कर रहा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, लेकिन जो हमारा चार्ज है आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख लो इसको, ये बिल्कुल वेरी नहीं करता। आप जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड कितनी बढ़ा दो ये उतना ही रहेगा। वही मैं कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान लीजिए ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इससे देख रही हूँ तो ये +5 कूलम का दिख रहा है मुझे। अब इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने भैया लाइट की स्पीड से भगा दिया, तो वहां से भी देखूंगी ना तो चार्ज ही +5 कूलम का +5 कूलम ही रहेगा। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी। रेफरेंस की वेलोसिटी व्हाटएवर बी द स्पीड ऑफ रेफरेंस, इट इज इनवेरिएंट, वेरी नहीं करता बिल्कुल। यही ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अगला आता है एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है, यानी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, कोई चार्ज जो है वो अपनी वेलोसिटी, कोई चार्ज पार्टिकल है, मैंने बना दिया ये इलेक्ट्रॉन ही चार्ज पार्टिकल है, ये चल रहा है, भी वेलोसिटी से चल रहा है और इसके पास एक्सेलरेशन है। देखो एक्सेलरेशन मैं बता चुकी हूँ पहले ही, एक बार और बता देती हूँ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि ये अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, कुछ भी कर रहा है, एक्सेलरेटेड है ये, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर रेडिएट करता है। एनर्जी रेडिएट करने का मतलब क्या है, देखो देखो यही ड्रॉबैक रहा था आपके बोर सॉरी रदरफोर्ड मॉडल का। क्या रहा था, देखो यहाँ पे ये एटम है, इसमें मान लो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है तो वो हमेशा ही जो है एक्सेलरेशन से घूमता है, बिना एक्सेलरेशन के घूम नहीं सकता। क्यों नहीं घूम सकता भाई, वेलोसिटी तो चेंज होगी होगी, क्यों होगी, देखो जैसे ये घूमेगा ना डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है ना अपनी, ये उसको जाना तो ऐसे चाहिए था बट ये इधर मुड़ गया, यहाँ पे भी उसको ऐसे जाना चाहिए था बट ये इधर मुड़ गया। तो ये मुड़ रहा है वेलोसिटी में चेंज कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के वेलोसिटी का मतलब है उसके पास डायरेक्शन भी है, अपना मैग्नीट्यूड भी है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। और जब पार्टिकल, मैंने कहा था कि चार्ज पार्टिकल के पास अगर एक्सेलरेशन होगा तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा ही क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा रेडिएट करेगा, और ये जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो ये तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि इसने एनर्जी रेडिएट कर दी, लूज कर दी अपनी एनर्जी, एनर्जी कम हो गई तो ये थोड़ी छोटी कक्षा में चक्कर लगाएगा, फिर और रेडिएट करेगा तो और छोटी, इस तरह से घूमते 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 अल्टीमेटली जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो इस तरह तो एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो ये बात रदरफोर्ड मॉडल में बताई गई थी, बट मैंने बता दी इसको, ये प्रूव भी हो गई थी सही क्यों होता है, बट ये बाकी ये तो अलग की बात है, ये मॉडर्न फिजिक्स की बात है, तो उसको छोड़ते हैं यहाँ पे। बट ये चीज ध्यान रखना कि जो हमारा कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी हमेशा रेडिएट करता है, और ये बात बताई थी हमारे मैक्सवेल ने, ठीक है। तो ये 8 प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की, एक बार ये ध्यान से एक बार दोबारा बता देती हूँ। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज नो डायरेक्शन, लाइक पॉइंट चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, charge is transferable, charge is quantized, charge is always associated with the mass, charge is conserved, charge is invariant, accelerated charge radiates energy। अब आते हैं की पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कांट स्किप देम, ठीक है। तो की पॉइंट में पहला आता है चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी। जो चार्ज है ना वो हमेशा ही, ये मान लो कोई चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है मेरे पास, कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टर का मतलब समझ रहे हैं, कंडक्टर का मतलब जो चीजें अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं, जिनमें करंट फ्लो कर जाता है, ठीक है, जो घर में जानते हैं कंडक्टिंग क्या है, नॉन कंडक्टिंग क्या है, ठीक है। तो जो कंडक्टिंग चार्ज बॉडी होती है ना उसकी सरफेस पर रेजिड्यू करता है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये है, तो इसके ऊपर अगर मैं इसको चार्ज दूंगी ना तो पूरा का पूरा चार्ज इसके पूरे सरफेस पे आ जाएगा, इसके अंदर कुछ चार्ज नहीं होगा, इसके अंदर देखो ना अंदर जाके तो उसके अंदर कुछ भी चार्ज नहीं होगा, पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही कहा गया है कि पूरा का पूरा चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे आ जाता है। तो ऐसे कोई पार्टिकल्स तो आउटर
सॉरी आउटर सरफेस पे लगाना था चार्ज को। तो चार्ज हमेशा इस तरह से आउटर सरफेस पे आ जाता है, किसी भी पार्टिकल के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता फॉर कंडक्टिंग बॉडी, बट नॉन कंडक्टिंग के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। इट अक्यूमुलेट मोर एट शार्प पॉइंट, यानी कि अगर कोई बॉडी ऐसी कुछ अलग ही शेप है, वही रैंडम सी शेप है, कुछ इस तरह से, सॉरी ये तो गलत बना दिया मैंने। हाँ, ये मैंने यहाँ कोई बॉडी बना दी, इस तरह से कोई बॉडी है, इसको मैंने चार्ज दिया, तो यहाँ पे चार्ज होगा, कुछ होगा 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 चार्ज होगा, यहाँ पे भी चार्ज होगा, कुछ ना कुछ सरफेस पे आना है, पूरा कंडक्टिंग बॉडी है। लेकिन जो शार्प पॉइंट होते हैं, काफी जिनकी रेडियस काफी कम होती है, जैसे कि यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा होगा, इस तरह से चार्ज अक्यूमुलेट होता है, शार्प पॉइंट्स पे ज्यादा अक्यूमुलेट होता है। देखो जब मैं इसको यहाँ पे बनाऊंगी तो देखोगे कि आप यहाँ पे सर्कल बन रहा है बहुत छोटी रेडियस का, तो यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ सर्कल देखो इतनी बड़ी रेडियस का बन रहा है, तो यहाँ पे चार्ज कम अक्यूमुलेट हुआ है। जितने ज्यादा शार्प पॉइंट्स होते हैं, चार्ज वहां पे ज्यादा अक्यूमुलेट होता है, इस चीज का काफी जगह यूज भी किया जाता है रियल लाइफ में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो शार्प पॉइंट्स है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा, अगर कोई इस तरह की शेप की कोई चीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, यहाँ पे शार्प पॉइंट्स, यहाँ पे चार्ज ज्यादा अक्यूमुलेट होगा, ठीक है। अगला की पॉइंट है द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द बॉडी, यानी कि कोई बॉडी है मेरे पास, मैं बताऊंगी बना के, ये कोई बॉडी बनी हुई है मेरे पास, जिसपे मान लो यहाँ पे 5 कूलाम चार्ज है, यहाँ पे -2 कूलाम है, यहाँ पे +1 कूलाम है, यहाँ -3 कूलाम है, यहाँ है -7 कूलाम। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज निकालना है ना, टोटल चार्ज निकालना है इस बॉडी के ऊपर, तो वो टोटल चार्ज निकल के आता है, इस पे जितने भी चार्ज पार्टिकल्स है, +5 कूलाम, -2 कूलाम, -3 कूलाम, -7 कूलाम, +1 इन सबका एल्जेब्रिक सम मैं ऐड कर देती हूँ, +1 कूलाम, -2 कूलाम, -3 कूलाम, हम्म, कूलाम, -7 कूलाम, +1 कूलाम, तो +5 और +1 +6 और 2 3 5 5 और 7 12 -12, तो हो जाएगा -6 कूलाम। तो इसके ऊपर नेट चार्ज -6 कूलाम है। ये बात सही है, देखो क्यों सही है, देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और हमने पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी को तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कोई यहाँ पे वेक्टर लॉज लगाने की, कोई और लॉज लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर दो, तो एल्जेब्रिक सम कर देना है चार्ज पूछे कोई बॉडी के ऊपर, तो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है कि भाई अभी डिस्कवरी हुई है, नहीं क्या डिस्कवरी हुई है, देखो मैंने कहा था चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे एटम के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स के रूप में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन थोड़ी काफी टाइटली बाइंड होते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं निकाल सकते। लेकिन अभी डिस्कवरी हुई है एक नए चार्ज पार्टिकल्स की, जिनके ऊपर चार्ज होता है +-1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या फिर 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज उनके पास होता है, ये तो नई डिस्कवरी हुई है। इन पार्टिकल्स को बोलते हैं हम क्वार्क। तो लेकिन इनके हिसाब से देखें तो भाई यहाँ पे चार्ज जो है भाई 1/3 के बराबर आपको देखने को मिल गया, तो आप कहेंगे भाई चार्ज का क्वांटाइजेशन नहीं है, इनको तो हम निकाल लेंगे एटम में से, तो हमारे पास चार्ज जो है 1/3 के बराबर आ जाएगा, तो ई के बराबर ही नहीं आया, तो क्वांटाइजेशन को तो खत्म कर दें यहाँ से। इसलिए नहीं करती क्योंकि जो क्वार्क होते हैं ना हमारे पास, ये काफी जो है अनस्टेबल होते हैं, इनका बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, इनको हम अलग नहीं कर सकते, अलग कर भी दिया तो खत्म हो जाएंगे तुरंत ही, काफी शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इनका, ठीक है, तो ये की पॉइंट आई थिंक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो हाउ कैन यू चार्ज समथिंग, तो चार्ज करने के लिए बता दिया मैंने क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं या इलेक्ट्रॉन दे देने हैं, बस यही तरीका है। बट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे भाई, ये जो पेन है इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन कैसे नीचे निकालूं, तो तरीका आता है, तरीका नंबर 1 दैट इज रबिंग, आपको रब करना है चीजों को फ्रिक्शन से। यानी कि इसमें क्या होता है, मान लो मेरे पास एक कोई रॉड है, ये एक रॉड है, और ये है मेरे पास सिल्क क्लॉथ, तो ये तो हम सबने किया हुआ होता है। तो जब रॉड और सिल्क क्लॉथ को एक दूसरे से रब करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को जब एक दूसरे से रब करेंगे, यहाँ पे रगड़ेंगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जो रॉड है ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, और ये सिल्क क्लॉथ इन इलेक्ट्रॉन को जो है गेन कर लेगा, तो सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और रॉड के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो दस यू कैन गिव चार्ज टू अ बॉडी बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे क्रिएट करोगे, रब करके क्रिएट करोगे, ठीक है। जैसे कि कोई ग्लास रॉड है, उसको सिल्क
के साथ आप रब कर रहे हो तो ग्लास रॉड जो है हमारी पॉजिटिव हो जाती है, सिल्क रॉड हमारा नेगेटिव हो जाता है। ध्यान रखना कौन सा नेगेटिव होता है कौन सा पॉजिटिव होता है ये भी ध्यान रखना। तो ग्लास रॉड को लिख देती हूँ, ग्लास रॉड नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। सिल्क क्लॉथ नेगेटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दूसरा तरीका चार्ज करने का वो है कंडक्शन से। कंडक्शन से तरीका क्या है भाई, इसमें क्या करते हैं, आपके पास एक अनचार्ज्ड बॉडी होती है, एक चार्ज्ड बॉडी होती है। तो एक हमारे पास अनचार्ज्ड बॉडी है, एक हमारे पास है चार्ज्ड बॉडी। मान लो इसमें प्लस 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 भैया ये तो खूब सारा चार्ज इसके ऊपर भरा पड़ा है, बट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो आपस में कनेक्ट करेंगे, टच करेंगे एक दूसरे से। इस बॉडी को जब मैं इसके से पास लाऊंगी और जब मैं इसे टच कर दूंगी यहाँ पे ऐसे, इससे मैंने इसको टच कर दिया, तो अब यहाँ से जो है 1 मिनट, हाँ, तो अब यहाँ से जो है ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम चीजों को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से ये चार्ज आना फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब इन दोनों, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, दोनों जो मैंने गोले लिए हैं, स्फीयर लिए हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। चार्ज तब तक यहाँ पे फ्लो होगा जब दोनों का मान लो इस पे प्लस 6 कूलाम है, दूर रखे थे, अभी जोड़ूंगी ना तो पता क्या होगा, इसके ऊपर हो जाएगा +3 कूलाम चार्ज, साइड वाले के पास भी हो जाएगा +3 कूलाम और दोनों चार्ज हो गए। अभी तो अनचार्ज था, अभी चार्ज हो गया। तो आप कंडक्शन से भी चार्ज कर सकते हो। कंडक्शन में क्या है, चीजों को आप चिपकाते हो, एक दूसरे टच करते हो, टच करना पड़ता है, ठीक है। इसमें ऐसे भी कर सकते हो टच करने के अलावा आप, ये बॉडी थी, एक ये बॉडी थी, इस पे कुछ प्लस करके कुछ चार्ज था, इस पे ये अनचार्ज थी, आप इनको तार से भी कनेक्ट कर दो, वो भी यहाँ पे जो है चार्ज फ्लो कर जाएगा इधर से इधर की ओर, ठीक है। तो कंडक्शन से भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अगली मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन में भी आप चार्ज ही कर रहे हो, बट इसमें आप टच नहीं करोगे, चीजों को दूर रखोगे। अब दूर रखे कैसे हो सकता है चार्ज भाई, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाली बॉडी जो साइड में रखी हुई है ये अनचार्ज है। अब इसको उसके पास लाएंगे, इसको टच नहीं करना, इसके पास लाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको उसके पास लाती हूँ यहाँ पे, अ, इसको मैं इसके ऐसे करके इसके पास लाती हूँ मैं इसको, छोड़िए, ठीक है। हम्म, तो जब मैं इसके पास लाऊंगी, ये अनचार्ज थी, इस चार्ज को मैं इसके पास लाई। देखो मैंने इतना तो बताया है कि हर पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते ही होते हैं। तो इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि इसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसलिए ये न्यूट्रल है, अनचार्ज है। लेकिन जब मैं इसके पास लाऊंगी ना पॉजिटिव को इसके पास, तो पता है क्या होगा, तो इसका जो नेगेटिव वाला है वो इधर अक्यूमुलेट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको पॉजिटिव वाला दिख रहा है, इसको पॉजिटिव वाला, तो इसलिए इसके पास आ जाएगा। अब क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से अर्थिंग कर देनी है। अर्थिंग करने से ये पॉजिटिव जो है अर्थ के अंदर चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला गया, तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ। अभी ये है ही पॉजिटिव, अब होगा इस पॉजिटिव को आप दूर भगा दोगे, तो लास्ट में ये बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये तरीका होता है इंडक्शन का, काफी थोड़ा समझने में आसान नहीं है, खैर कुछ नहीं है, ये बॉडी है, इसके ऊपर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। जब आप किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को इसके पास लाए, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो उस बॉडी के पास आ गए और प्रोटॉन दूसरी साइड में अक्यूमुलेट हो गए, मतलब नेगेटिव वाला उस बॉडी के साइड वाले पार्ट में अक्यूमुलेट हो गया और पॉजिटिव वाला दूसरी साइड में अक्यूमुलेट हो गया, और पॉजिटिव वाले को आपने अर्थिंग कर दी, पॉजिटिव वाला अर्थ के अंदर चला गया, तो बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो गई इस तरीके से। तो ये तीन मेथड हम पढ़ते हैं, इंडक्शन, कंडक्शन एंड द फ्रिक्शन। इन तीनों मेथड से आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन। Question 1. What is the total charge of a system containing 5 charges plus 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 5 in some arbitrary unit? तो आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद को एक ट्राई करना है, फिर देखना है, ठीक है। सिस्टम है जिसमें 5 चार्ज है, +1 +2 -3 +4 -5। अब इस पे नेट चार्ज क्या है, देखो मैंने पढ़ाया था कि जो हमारा चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, आप उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हो एल्जेब्रिक सम के थ्रू, डायरेक्ट उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो कर लीजिए इसको। तो +1 +2 -3 +4 -5, तो आएगा +1 +2 +3 क्या गया, तो -1 कूलम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस, ये -3 था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्यू बराबर एनी लगा के आपको देख लेना है, क्यू बराबर एनी से। तो पहली में क्यू की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.6 से 1.6 कैंसिल, सॉरी एन की कर दिया मैंने कैंसिल, तो 1.6 से 1.6 कैंसिल, 10⁻⁻18 से 10⁻⁻19, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू पहले में 10 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। सेम इसमें करोगे तो आप ये तो आपको दिख ही रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज है। इसे देखोगे आप, देखो इसको भी करा देती हूँ एक बार, क्यू बराबर एन से ही, ये कौन सा कलर आ गया, हाँ, तो Q बराबर एन से इसको कराती हूँ। Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻5। एन की वैल्यू फाइंड ही करनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 से 1.6 कैंसिल, एन की वैल्यू आ गई 10⁻⁻5। इधर ये एन मल्टीप्लाई में है, ये 10⁻⁻19 डिवाइड में चला जाएगा -19, और ये आ जाएगा 10⁻+ का 14। तो ये 10⁻14 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज है। लेकिन आप जब इस चार्ज को निकालोगे ना, मैं इसको करवा ही देती हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 है ना, तो Q इक्वल्स टू एन ही होता है। Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻20। एन की वैल्यू फाइंड करनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये कैंसिल हो गया, तो एन की वैल्यू आ गई 10⁻⁻20 डिवाइड बाई 10⁻⁻19। तो 10⁻⁻1 यानी कि 0.1। तो मैंने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, 2 के बराबर होगा, भाई 0.1 इलेक्ट्रॉन जैसा चार्ज कोई होता ही नहीं है। यहाँ पे क्वांटाइजेशन चार्ज फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो आप इसको फटाफट कैसे करोगे बिना इतना लंबा मेथड लगाए। देखो एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, अगर आपको कोई भी चार्ज दे रखा है क्वेश्चन में, कोई भी, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, आपको फाइंड करना है कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो इसके लिए आपको ये देखना है 10 की पावर में कुछ ना कुछ होगा समथिंग, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 10 की पावर माइनस करिए समथिंग होगा, माइनस करिए समथिंग, कुछ भी लगा लीजिए। यहाँ पे 18 है, 19 है, -19 दिखा है, -18 है, -20, -5 है। अगर ये जो नंबर है माइनस, ये जो नंबर है आपको, अगर आपको ये 19 से बड़ा दिख रहा है, -19, -20, -19 के 19 से बड़ा है, 19 से बड़ा मतलब 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 20 से अगर 19 से अगर ये बड़ा है, तो आप सीधे ही बोल देना कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। और इससे मतलब मैंने बोल रही हूँ ये जो नंबर है ये 19 से बड़ा हो, नेगेटिव में अगर बड़ा होगा ना तो वैसे सच में छोटा होगा ये। देखो -19 और -20 में -19 बड़ा है, -20 छोटा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि -19 के अलावा कोई नंबर है, -20 है, -30 है, -40 है, कुछ भी दे रखा है, तो बोलना है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से हमारे पास सबसे छोटा जो चार्ज एग्जिस्ट करता है ना दुनिया में, वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही है, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इससे कम चार्ज कहीं दे रखा है ना, तो बोलना है कि एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जैसे कि देखो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, बट ये वाला जो है छोटा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। Third is how many electrons are there in 1 coulomb of charge। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फाइंड करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, Q बराबर एन लगा देंगे, वही सेम। Q की वैल्यू है 1 कूलम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो गया, 10 की पावर +19 डिवाइड बाई 1.6। एन की वैल्यू आप लिख सकते हो, मैं इसको लिख सकती हूँ ना 10 इंटू 10⁻18 लिख सकती हूँ ना। ये फॉर्मूला तो हम पढ़ते हैं बचपन में कि मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी पावर होती है वो ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो 1 है, पावर 18 है, तो 19 हो गया यहाँ से, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं। जब इसको डिवाइड करूंगी 10 को 1.6 से, तो मेरा जो नंबर आता है वो आता है अप्रोक्सीमेटली 6.25। करना आप सॉल्व करना आप इसको, तो 6.25 10⁻18
इतना आ जाएगा, यानी कि मेरे पास अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो तो मेरा चार्ज आगे 1 कूलम बनेगा। तो 1 कूलम काफी बड़ा चार्ज होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electron at rest has charge 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. It starts moving with a velocity c by 2 where c is the speed of light, then new charge on it. कि कोई इलेक्ट्रॉन है, चार्ज उतना होता है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन के पास अगर ये इतनी वेलोसिटी से मूव करे c/2 से, तो नया चार्ज क्या होगा। देखो मैंने पहले ही बताया था इसकी प्रॉपर्टी में, क्या एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी कहाँ है इस चार्ज की, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब क्या है, चार्ज हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज को कितनी स्पीड से मूव करवा लो, कितनी स्लो मूव करवा लो, रेस्ट में रख लो, चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। भाई चार्ज को आप लाइट की स्पीड से मूव करवाओ, लाइट की स्पीड की आधी स्पीड से मूव करवाओ, जो चार्ज है वो हमारा उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे जो लाइट वो स्पीड है वो, सॉरी जो चार्ज है वो कितना रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज विल बी सेम, चार्ज विल बी सेम, कितना रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ही चार्ज हमारा रहेगा। ठीक है। 5 है, इफ अ चार्ज्ड बॉडी इज पुट नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर विल इट अट्रैक्ट द कंडक्टर और रिपेल इट। एक न्यूट्रल बॉडी है मेरे पास, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसको मैंने रखा है किसके पास, एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास, चार्ज्ड बॉडी, सॉरी चार्ज मान लो पॉजिटिव चार्जेस, कुछ कोई चार्ज लगा लो आप, मैं नेगेटिव से करके बता दूंगी, पॉजिटिव से बता देती हूँ। मान लो पॉजिटिव वाला चार्ज है और ये न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल मान लो इससे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, इसके ऊपर न्यूट्रल है ये। तो जब मैं इसको उसके पास लाऊंगी तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा, क्यों करेगा, देखो मैंने अभी इंडक्शन वाले इफेक्ट में ही तो पढ़ते थे हम। तो ये जो पॉजिटिव वाली जो बॉडी है हमारी, इसको उसके पास लाई तो क्या होगा, इसका जो ये नेगेटिव वाले जो ये जो नेगेटिव वाला है ना, ये सब कुछ इसके पास आ जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये जो हमारी बॉडी थी, इसका नेगेटिव नेगेटिव सॉरी हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक साइड आ गया, क्योंकि पॉजिटिव वाला इसको रिपेल कर रहा है, नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया, अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे अगर ये सेम मैं उल्टा सीन कर दूं कि यहाँ पे ये नेगेटिव होता, यहाँ बता देती हूँ कि अगर ये वाला नेगेटिव 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 है, ये वाली हमारी न्यूट्रल बॉडी है, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाए, तो ये जो नेगेटिव है ना, ये तो नेगेटिव है ही, इसका जो पॉजिटिव है वो तो इधर इकट्ठा हो जाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका जो नेगेटिव है वो इधर इकट्ठा हो जाएगा, वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो मैं लिख देती हूँ आंसर में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, देखो मैंने बताया था कि कोई चार्ज पार्टिकल जो होते हैं सेम है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट है तो एक दूसरे को, सॉरी सेम है तो रिपेल करते हैं और अपोजिट है तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं, जैसे कि यहाँ मैंने ये चार्ज पार्टिकल बनाया प्लस वाला, प्लस वाले के पास प्लस वाले को लेके आई तो भाई प्लस वाला उसको धक्का मारेगा, भाई जा यहाँ से, रिपेल करेगा उसको। नेगेटिव वाले के पास नेगेटिव वाले लिख देंगे तो वो भी उसको रिपेल करेगा। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो है भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट पे। अगर मैं उसको थोड़ा दूर रखूंगी तो कम फोर्स लगाएगा, और दूर रखूंगी तो बहुत कम फोर्स लगाएगा, जितना ज्यादा पास रखूंगी उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो यानी कि अपना उसने फील्ड बना लिया अपने चारों ओर, एक अपना एरिया बना लिया कि भाई इस एरिया में कोई आएगा ना तो वहां तो मैं फोर्स उस पे लगाऊंगा लगाऊंगा। पॉजिटिव वाला बोल रहा है कि भाई मेरे एरिया में कोई आएगा ना तो उस पे फोर्स लगाऊंगा ही लगाऊंगा। अगर नेगेटिव वाला आएगा तो उसको मैं खींचूंगा अपनी, और पॉजिटिव वाला आ गया ना मेरे एरिया में तो उसको मैं भगाऊंगा अपने एरिया से। तो इसी एरिया को जो एक चार्ज अपने चारों ओर क्रिएट कर लेता है उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, ये मेरा कोई चार्ज पार्टिकल है, इसने चारों इतना बड़ा एरिया है कि भाई ये जो है ना, ये भाई मेरा एरिया है, इसमें कोई नहीं घुस सकता, आएगा घुसेगा तो उससे फोर्स लगाऊंगा, नेगेटिव वाला आ गया तो उसको अट्रैक्ट करूंगा, पॉजिटिव वाला आ गया तो उसको रिपेल करूंगा। तो यही जो एरिया है ना, इसको दर्शाने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइंस बनाते हैं कि भाई ऐसी लाइन वाली मैंने, कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको ऐसे धक्का मारेगा ना, ऐसे धक्का, तो पॉजिटिव वाले के लिए इस लाइन बना दी मैंने यहाँ पे कि पॉजिटिव वाले की तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अगर पॉजिटिव वाले एरिया के एरिया में पॉजिटिव आया तो ये वाला सीन होगा। देखो हम मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ही क्यों चाहिए, क्योंकि हम जब भी टेस्ट चार्ज लेंगे ना, टेस्ट चार्ज वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे, बहुत ही छोटा लेंगे। ठीक है, सेम नेगेटिव वाला चार्ज है,
ये बोलेगा कि भाई मैंने भी एरिया बना रखा है भाई, जब पॉजिटिव वाले ने बना लिया तो मैंने भी बना लिया अपना एरिया। तो नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव वाला लाएंगे, देखो मैं इसके पास भी पॉजिटिव वाला लाई हूँ, इसके पास भी पॉजिटिव वाला लाई हूँ, क्यों? क्योंकि हम हमेशा जो टेस्ट चार्ज लेते हैं उसे पॉजिटिव ही लेते हैं। तो नेगेटिव वाला तो खींचेगा अपनी ओर, तो इसकी लाइंस कुछ इस तरह बन जाएंगी। लाइंस रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, कहीं आपको कोई चार्ज दिखा मिलेगा, आपको मिलेगा ये रहा चार्ज, ये तो लाइंस है। लाइंस कभी रियल में तो होती नहीं, दिखाई भी नहीं देती है। हम मान के चलते हैं कि इस तरह से ये इसको खींच रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इस तरह से इसको रिपेल कर रहा होगा। तो पॉजिटिव वाले की लाइंस इस तरह होती है, नेगेटिव वाले की लाइंस इस तरह होती है। क्यों होती है समझ में आ गया ना? क्योंकि अगर पॉजिटिव वाले को लाओगे ना आप, तो ऐसे खींचेगा। अगर आपसे किसी भी चीज की पूछे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, तो कुछ नहीं करना, उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लेके देख लो, फिर ये किस तरह रिएक्ट करेगा वही लाइन बना दो। ठीक है, तो पढ़ लेती हूँ क्या लिख रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्टेन कर्व्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए हम कुछ कर्व बनाते हैं, कुछ लाइन खींचते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Lines of forces are drawn in such a way that the tangent into a line of force gives the direction the resultant electric field there। कि लाइन इस तरह से बनाती हूँ कि उस लाइन किसी भी पॉइंट पर मैं टेंजेंट खींचू ना, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, कोई भी टेंजेंट अगर खींच रही हूँ तो वो उस पॉइंट पे रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ये आगे बताऊंगी मैं, ठीक है? ये यहाँ स्किप कर सकते हो इस पॉइंट को। जैसे देखो यहाँ पे दिखाई गई है कि एक ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा। ऐसे ऐसे टेस्ट चार्ज लाऊंगी इसके एरिया में, तो मैं सेम जो नेगेटिव वाला है पॉजिटिव वाले को अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होंगी। सेम अगर दो पॉजिटिव चार्ज मैंने दो पॉजिटिव चार्ज जो है वो पास पास रख दिए, एक ये वाला पॉजिटिव और ये एक वाला पॉजिटिव, दोनों पास पास रख दिए, तो पॉजिटिव वाले को तो ये फेंकेगा फेंकेगा फेंकेगा, यहाँ से फेंकेगा, यहाँ पे होनी तो कुछ इस तरह से चाहिए थी लाइन, है ना? ये अभी तो पढ़ा था ऐसी लाइन होती है। वही ये भी तो इनको फेंक रहा होगा, तो ये फेंक रहा होगा इस तरह से, ये मुड़ जाएंगी आपस में, ठीक है? तो ध्यान रखना, दो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए तो कुछ इस तरह से लाइन मुड़ जाती है, ऐसा देखने को मिलेगा हमको, है ना? लाइन क्वेश्चन में आ सकती है एग्जाम्स में। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है, क्यों? क्योंकि वो धक्का दे रहा है, धक्का मार रहा है वो एक दूसरे पॉजिटिव को, तो इस तरह से निकल रही है। लेकिन नेगेटिव वाला जो है इनको अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो इस तरह से वो खींचता है। और मैंने बताया था कि टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर, जो टेंजेंट होता है वो हमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स देता है। यहाँ पे मैंने टेंजेंट खींचा तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन दी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे ये होगी। तो इस तरह से ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को बताता है। और देखोगे आप यहाँ पे किस तरह से एक डाइपोल बन गया है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन। दो सेम चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अपोजिट साइन अ कॉम्बिनेशन नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल भी समझिए, डाइपोल क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन जिसमें आपके पास दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण दोनों का सेम है, ये भी इतना ही है, 5 है, ये भी 6, ये भी 5 ही है, ये 6 है तो ये भी 6 ही है, ये 7 है तो ये भी 7 ही है। लेकिन ये एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम्म। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ यू चार्ज अ पॉकेट कॉम्ब बाय रबिंग इट विद अ सिल्क स्कार्फ। एक कॉम्ब को अपने सिल्क स्कार्फ से रब किया है, हाउ कैन यू डिटरमाइन इफ द कॉम्ब इज पॉजिटिव और नेगेटिव? कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि जो कॉम्ब है ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है या फिर ये नेगेटिव चार्ज हुआ है? तो ये घर पे एकदम ढूंढने काफी ढूंढना है क्वेश्चन, तो ये फिजिक्स हम जितना ज्यादा खुद करेंगे ना उतनी समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई फॉग और रेन ड्रॉपलेट टेंड टू फॉर्म अराउंड आयन और इलेक्ट्रॉन इन द एयर? क्यों जो हमारे फॉग और रेन ड्रॉपलेट होते हैं वो एयर के अंदर आयन बना देते हैं? तो ये भी आप सर्च करना, ढूंढना हर जगह। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ प्लास्टिक रूलर दैट हैज बीन रब्ड विद अ क्लॉथ हैव द एबिलिटी टू पिक अप स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर? तो स्टार्टिंग में जो फोटो थी वो भी यही थी। क्यों क्यों ऐसे जो है ये जो रूलर होता है वो छोटे छोटे स्मॉल पेपर जो होते हैं उनको ऐसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, क्यों कर लेता है अट्रैक्ट, ये बताना है। फिर आप किसी ह्यूमिड डे में कर रहे हो, काफी सीलन भरा कोई दिन है तब करते हो, तो ये काफी हार्ड क्यों रहता है वो बताना है यहाँ पे ना। फिर समरी आती है, आज जो पढ़ा पूरी समरी बता देती हूँ मैं एक बार ढंग से, बहुत ही इजी है, एक मिनट रुकिए। हम्म। There are two kind of electric charges, positive and negative. These designations are be taken algebraically. That is, any charge is plus or minus so many coulombs in SI unit. यानी कि आप इनको algebraically ऐड कर सकते हो।
Electric charge is conserved if a certain amount of one type of charge is produced in a process and equal amount of opposite type of is also produced. अगर किसी प्रोसेस में 5 + 5 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हुआ है ना, तो पक्का है कि -5 कूलम भी प्रोड्यूस हुआ होगा, क्योंकि हमको चार्ज मेंटेन करके रखना है. The net charge produced is 0. According to atomic theory, electricity originates in the atom, which consists of a positively charged nucleus surrounded by a negatively charged electron. Each electron has a charge 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Electric conductors are those material in which many electrons are relatively free to move. कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं. और इंसुलेटर क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते मूव करने के लिए. देयर आर बहुत ही फ्यू इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी फ्यू का मतलब है ही नहीं, मतलब. या फिर नॉन कंडक्टर भी, हम इंसुलेटर को नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं. ठीक है, आगे है. एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड व्हेन इट हैज एन एक्सेस ऑफ. जब कोई नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे. एंड पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट हैज लेस देन इट्स नॉर्मल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वैसे जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसको से हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 10 कर देते हैं, तो उसकी जो नॉर्मल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम कर दी, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है. द नेट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज अ होल नंबर दैट इज प्लस ई और माइनस ई. नेट चार्ज उस पे जो है होल नंबर टाइम्स होगा प्लस ई के. एन ई 1 ई 2 ई 3 ई 4 ई, तो एन ई के होगा. क्यू बराबर एन ई जो पढ़ा था हमने. दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड. एन ऑब्जेक्ट कैन बिकम चार्ज्ड बाय रबिंग इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर. देखो पहला तो हम किस तरीके से किसी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, तो पहला तरीका था रब करके. इलेक्ट्रॉन को रब करके हम चार्ज कर सकते हैं, यानी कि फ्रिक्शन से. दूसरा आता है बाय कंडक्शन, जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं चार्ज का फ्रॉम वन चार्ज्ड बॉडी टू अनदर बाय टचिंग, टच करके ट्रांसफर कर रहे हैं. तीसरे में हम कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? इंडक्शन से. द सेपरेशन ऑफ चार्ज विद इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द क्लोज अप्रोच ऑफ अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट बट विदाउट टचिंग. टच नहीं करना है, बट उसको बहुत पास ले आते हैं. Electric charges exert a force on each other if two charges are of opposite type, one positive and one negative. They exert an attractive force. अगर अपोजिट है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर. अगर वो सेम टाइप के हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो यही आज की इस क्लास में हमने पढ़ा था. एंड धन्यवाद. एंड कीप लर्निंग.